नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 15 मार्च 2024 को जो पेपर आपका हुआ था, बाद में पेपर लीक के कारण उसको कैंसिल कर दिया गया था। उसी पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं। इससे पहले मैथ वाला करा चुके हैं पूरा पोर्शन, सारे क्वेश्चन। रीजनिंग वाला भी करा चुके हैं। नहीं देखा हो अवश्य देख लीजिएगा, ना मिले तो कमेंट कर दीजिएगा, लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। क्योंकि उसी पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार आगे रिपीट हो जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप सारे क्वेश्चन देख करके जाएं। आज हम देखेंगे इसका जीके जीएस वाला पोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं 47 नंबर प्रश्न से। ऑफिशियल आंसर की तो आपकी जारी नहीं हुई थी क्योंकि पेपर ही कैंसिल हो गया था। तो 47 प्रश्न इनमें से वो कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? आंसर आपका गैल्वेनोमीटर, आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर पहचान की बात हो रही है। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसी को ही बहुत बार देखा होगा, तारों का टिमटिमाना करके पूछा जाता है। तारों का टिमटिमाना जब भी पूछा जाएगा तो अपवर्तन की घटना है। वैसे ऑप्शन में देखें तो पूर्ण अपवर्तन और वातावरणीय अपवर्तन दो दे रखे हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन कह लीजिए, वातावरणीय उसी का ही दूसरा नाम लिखा है। तो पूर्ण अपवर्तन नहीं, आप वातावरणीय अपवर्तन के साथ जाएंगे, क्योंकि कई बार वातावरणीय शब्द की जगह वायुमंडलीय अपवर्तन लिखा रहता है। तो तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना है? वातावरणीय अपवर्तन। पोर्सिलीन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास के कंपैरिजन में, क्यों? तो अगर हम देखते हैं जैसे ग्लास में ही चाय पीते हैं तो हाथ तुरंत जल जाता है, तो जाहिर सी बात है वो गर्म नहीं होनी चाहिए ग्लास। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में आप कहेंगे कि पोर्सिलीन ऊष्मा का कुचालक है। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कुचालक होगा तो जाहिर सी बात है उसमें ऊष्मा नहीं ट्रांसफर होगी, और ऊष्मा नहीं ट्रांसफर होगी तो वो कप गर्म नहीं होगा, इसीलिए हम आसानी से जो है वो पी सकते हैं। अगला है, अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो आपका वास्तविक, आभासी या वास्तविक और आभासी, तो आप कहेंगे ऑप्शन यहाँ पर पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा जिसमें निश्चित रूप से वास्तविक लिखा है। देखिए, अवतल दर्पण में कंडीशन होती है कि वस्तु कहाँ पर रखी है। मान लीजिए ये वस्तु है, ये आपकी रखी गई है ध्रुव और फोकस के बीच में। ध्रुव और फोकस के बीच में अगर रखी है तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब आपका आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो आभासी हमेशा तो नहीं होगा। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे कि अगर वस्तु आपकी जो है वो वक्रता केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। और अगर वस्तु आपका वक्रता केंद्र से अनंत के बीच में हो तब क्या होता है? तो आपका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार से छोटा बनता है। तो ये तीन कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में देखेंगे तो ना ही हमेशा वास्तविक कह सकते हैं, ना हमेशा आभासी, इनमें से कोई नहीं के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि कंडीशन पर ही बेस्ड है क्वेश्चन। इसमें सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था कि कभी वास्तविक कभी आभासी। अगर इस तरीके से ऑप्शन होता तो आपका आंसर वो सही होता। यहाँ पर निश्चित रूप से लिख दिया वास्तविक, इसलिए भी गलत हो जाएगा। तो आपका इसमें क्या होना चाहिए था? कभी क्या अनुसार आप यहाँ पर आंसर आता तो टिक कर देते। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? यहाँ पर आंसर तो जल आपका हो जाएगा। बाकी एसिटिक एसिड भी कुछ मात्रा में देखने को मिलता है, तो इनमें से एक से अधिक भी ऑप्शन हो सकता है, पर जल मुख्य तौर पर होगा। हम आंसर जल के साथ अभी जा रहे हैं। आगे देखते हैं, तो लुईस की अवधारणा इनमें से किसके बर्ताव को व्याख्यायित करती है? तो आंसर आपका प्रोटोनिक एसिड आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। उदासीनीकरण प्रक्रिया का जो उत्क्रम होता है वो आपका क्या होता है? तो हाइड्रोलिसिस, आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। जहां पर हम कहते हैं लवण और जल बनता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में, तो वो हाइड्रोलिसिस कहलाता है। अगला है 54 प्रश्न, इनमें से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? CO2, HF, CO। तो द्वितीयक प्रदूषक, तो यहाँ पर आपका CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी आपका प्राथमिक प्रदूषक में है। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राथमिक प्रदूषक, HF भी नहीं होगा। तो इसमें आपका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक में आपका द्वितीयक पूछा गया था। डीएनए का कौन सा भाग है जो कि प्रोटीन की सूचना देता है? तो आपका जीन्स जो है वो प्रोटीन की सूचना देते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न कि यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे पशुजन्य बीमारी कहते हैं। इसका जो इंग्लिश वाला टर्म है उसे
जूनोटिक डिसीज के नाम से जानते हैं। तो अगर हिंदी में आपको कंफ्यूज हो रहा है ना, पशुजन्य नाम नहीं सुना होगा, संक्रामक जन्मजात सुना होगा, तो इंग्लिश टर्म भी इसका देख सकते थे। अगला, इनमें से कौन सा अजीवीय कारक नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो अजीवीय कारक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जंतु जो आप देख रहे हैं ये आपका अजीवी कारक नहीं है। मतलब जैव अजैविक और जैविक दो घटक आते हैं ना, तो जैविक वाले घटक में आ जाता है। आर्द्रता, उष्णतांश, ये सब आपके इसमें अजीवी कारक में आ जाती है, क्योंकि प्रश्न में नहीं पूछा गया था। तो अजीवी कारक कौन नहीं है, जंतु जो है वो नहीं है। अगला है, वायु प्रदूषण का जो प्रभाव है वो प्रायः इनमें से किस पर पाया जाता है। तो वो सबसे पहले आपको पत्तियों पर देखने को मिलता है। तो आपका आंसर सी वाला यहाँ पर सही होगा। अगला है प्रश्न आपका 59, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इनमें से क्या कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इनमें से विद्युत धारा कहलाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई कौन सी है। आपेक्षिक घनत्व के लिए कई लोग इनमें से कोई नहीं ऑप्शन के साथ भी गए होंगे कि इसका कोई घनत्व नहीं होता, परंतु अगर आप देखेंगे तो किलोग्राम प्रति घन मीटर जो आप देख रहे हैं ये आपको इसका मात्रक देखने को मिलता भी है। सी वाला ऑप्शन इसका यहाँ पर सही होगा। यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखते हैं तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इसे क्या कहते हैं। तो इसे हम उत्सादन कहते हैं। इंग्लिश का टर्म का थोड़ा सा बदल दिया है, पर हिंदी में से सब्लिमेशन कहते हैं, कई बार आपने सुना होगा। तो ये आपका उत्सादन आंसर हो जाएगा। अगला है, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम इनमें से कौन सा है। पारा, ब्रोमीन, सोडियम, कौन सा सही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका पारा, ऑप्शन नंबर पहला वाला। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है, तो आपने सुना जरूर होगा कि कमरे के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की जो समय अवधि है उसको कितना बढ़ा दिया है। तो 2027 तक इसको जो है वो बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय जो है वो किया है। ये करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन आए थे, कहाँ से आए थे, एक एक सारे मैंने आपको दिखा दिए थे। जितने भी क्वेश्चन हमने कराए थे सब लगभग आपको देखने को मिले थे, इसीलिए हम अब मंथली वाइज आपको करा रहे हैं। हम मार्च वाली प्रतियोगिता दर्पण करा चुके हैं, उसको रट लीजिए, देखिएगा इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आईआईटी मद्रास हो जाएगा। अगला है, खीर भवानी मेला ये आयोजित किया जाता है, कहाँ किया जाता है। तो राजस्थान में ये आयोजित आपका होता है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर इनमें से कौन सी है। तो इंदिरा गांधी नहर का नाम आप सभी ने सुन रखा है, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन। तो एन के श्रीवास्तव, ये जो आप नाम देख रहे हैं यहाँ पर सही हो जाएगा। एन के नहीं, पी के श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव नाम था ना। ये क्वेश्चन जो है आपका, जो स्पीडी वाली आप देखते हैं, पहले पेज से ही क्वेश्चन आया है। सोचिए पूरी किताब पढ़ पढ़ के लोग जाते हैं, फर्स्ट पेज से क्वेश्चन था। मैंने आपको इसीलिए सारे स्क्रीनशॉट दिखाए थे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ताकि आप दोबारा जब री एग्जाम हो ना तो उन सारी चीजों को कवर कर सकें। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा, क्योंकि रैंकिंग इंडिया की 85 आ गई थी 2024 में, और 2023 वाली पूछी थी वहां पर कुछ 80-84 थी। तो वही आपका दोनों चारों ही ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये रैंकिंग जो पूछी थी ना वो लेटेस्ट में जारी हुई थी, इसीलिए पूछी गई थी। तो अधिकतर आप देखेंगे क्वेश्चन भी थोड़ा सा जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहते हैं उनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, मल्लिका साराभाई किससे संबंधित हैं। तो ये आपका शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। किस बैंक के द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय जो है वो लिया गया। तो ये आपका एसबीआई, यूबीएस, जापान का केंद्रीय बैंक, सर आपका यूबीएस बैंक आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71 कि कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है। तो कौन करता है। तो आंसर यहाँ पर आपका ब्राजील जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष जो है वो हुई थी। तो ये 1997 में ये हुई थी। यहाँ से आपको थोड़ा सा पता चल रहा है कैसे कैसे क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र और चर्म नीति 2022 का सोचिए पूछा है।
आप पढ़ेंगे तो लेटेस्ट का पढ़ेंगे, पर यहाँ पर 22 का पूछा है। तो पेटेंट शुल्क की कितनी राशि तक का अनुदान जो है वो दिया जाएगा? यहाँ पर राशि एग्जैक्ट नहीं थी, लगभग तो आप देखेंगे कि 10 लाख के करीब थी। इनमें से कोई नहीं के साथ भी आप जा सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो है नहीं, पर लगभग के साथ जाना है तो वहां पर फिर 10 लाख के साथ जा सकते हैं। अगला है, पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो कितने हैं? ये आपके टोटल 14 निर्वाचन क्षेत्र हैं। अगला है आपका प्रश्न, भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का जो विचार है वो उधार कहाँ से लिया था? तो ये कनाडा से लिया गया था, पहला ऑप्शन हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? 30 साल जो है ये चाहिए होती है। किस भारतीय फिल्म ने 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था? द एलिफेंट विस्पर्स ने ये पुरस्कार जीता था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन का सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 17 आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर यही वही पेज है। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सा वृहद ग्रह नहीं है? नहीं पूछा गया। मंगल, बृहस्पति, शनि। तो यहाँ पर मंगल ग्रह जो आपका है ये वृहद ग्रह में नहीं आता है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार के कौन से जिले में धान का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो रोहतास जिला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना वर्ष है? तो कौन सा है? ये आपका 1767 जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका नियतिवादी जो है, नियतवाद जो है सही हो जाएगा। अगला है, पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह क्या कहलाती है? तो इसे हम पेलेंसिनमीर कहते हैं, पहला ऑप्शन हो जाएगा। लैंड सॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? तो ये आपका जर्मन स्कूल, ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सोन नदी का जो उत्पत्ति स्थल है वो अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? तो मैकाल श्रेणी में स्थित है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। मध्य प्रदेश का लगभग कितना परसेंट क्षेत्रफल कृषि योग्य माना जाता है? तो लगभग 44% माना जाता है। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है किसको? तो यहाँ पर आपका नवनियतिवाद, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, पटना के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो गेहूं का उत्पादन रोहतास जिले में सबसे ज्यादा होता है। भ्रंश स्कार्प होता है, तो भ्रंश स्कार्प आपका अपरदनात्मक, बी वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अपरदनात्मक क्या है? इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो विवर्तनिकी ज्यादा सही होगा। हाँ ठीक है, विवर्तनिकी होगा, क्योंकि इसको हम टेक्टोनिक कहते हैं ना, विवर्तनिकी को। अपरदनात्मक में तो जो चट्टाने होती हैं वो टूटती फूटती हैं, वो भ्रंश उससे निर्माण नहीं होगा। ठीक है, विवर्तनिकी आपका यहाँ पर जो है वो आंसर होगा। अगला आपका है कि बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण में आपका होता है, बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। हम जल्दी ही क्या सोच रहे हैं कि एक टाइमिंग फिक्स करके बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के भी टॉपिक वाइज फिर से स्टार्ट कराएं। बाकी टाइमिंग आप लोग बता दीजिएगा, सब्जेक्ट बता दीजिएगा, बाकी वीडियो सभी लोग लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि धीरे धीरे अगर चीजें कराएंगे तभी पेपर के नजदीक तक सारी चीजें फिर से रिवाइज हो पाएंगी। तो 91 प्रश्न आपका है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर 1863, बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष जो है इसके संपादक थे, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी जी ने जो है की स्थापना की थी। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सी घटना इनमें से सबसे पहले हुई थी? ये क्वेश्चन जो है ये बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर, मतलब बीपीएससी जो अपने कराता है पेपर टीचिंग के अलावा, उसमें से बीपीएससी से ही आपका सेम एज इट इज क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हुआ था। तो आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिप्स मिशन का आगमन। पूछा गया था कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। प्रीवियस ईयर तो हमने आपको सारे बीपीएससी के कराए थे, दोबारा फिर से कराएंगे ताकि कुछ नए क्वेश्चन भी शामिल हो जाएं। अगला है, इनमें से किसने ये कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये डफरिन ने जो है वो कहा था, पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा।
अगला है मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो खुदीराम बोस को जो है वो फांसी की सजा दी गई थी। प्रफुल्ल चाकी आपको याद होगा भाग गए थे, तो खुदीराम बोस ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे, पूछा गया है। तो अहरान आंदोलन में आपका मौलाना जफर अली खां, मजरूल हक, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जो देख रहे हैं, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जो कि इससे संबंधित नहीं थे। बाकी तो ये दोनों थे। अगला है कि 1832 से 33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व इनमें से किसी ने भी नहीं किया था, ना ही नारायण राव, ना ही सिद्धू कानू, ना ही देवजय नारायण। ये क्वेश्चन का आंसर ई वाला ऑप्शन हो जाएगा। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? ये क्वेश्चन करा चुके हैं आपको प्रीवियस ईयर का, एज इट इज बहुत बार ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन, याद होगा आपको। तो आंसर 1858 हो जाएगा। अगला है युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है? तो हेनरी विवियन डरेजियो, पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? 20 जनवरी 1947 आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन पढ़ा है। 20 फरवरी 1947 आपका ऑप्शन ये जो है वो सही होगा। इस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? तो ये बंगाल का विभाजन अलग है, ये नहीं 1905 आपने आंसर लगा दिया। 1905 ऑप्शन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जहां पर बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, तो ये घोषणा 1911 में हुई थी, आपको याद होगा। दिल्ली दरबार वाला पॉइंट कई बार बताया था, उसमें में ही इसको लेकर के अलग करने को लेकर के घोषणा हुई थी, राजधानी भी ट्रांसफर हुई थी। तो इनमें से कोई नहीं आपका सही होगा। बाकी प्रभावी 1912 से देखने को मिलता है। बाकी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बाबू कुंवर सिंह वाला, ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर या आप कहेंगे जो आपका पढ़ा पढ़ाया टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जैसे कोल विद्रोह है, जहाँ की जहां पर ऑप्शन को थोड़ा ज्यादा घुमा दिया गया है। कोल विद्रोह पढ़ा आपने अवश्य है, तो कुछ क्वेश्चन का लेवल भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा, कुछ क्वेश्चन आसान भी देखने को मिलेगा। इनमें से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो क्रिप्स मिशन की असफलता, ये इसका मेन कारण जो है ये था। ये भी क्वेश्चन सेम बीपीएससी प्रीवियस ईयर का है, इसीलिए मैंने पहले भी आपको बीपीएससी के सारे प्रीवियस ईयर करवाए थे, जहां पर रिपीट हो जाते हैं, एज इट इज ऑप्शन तक नहीं बदलते हैं। तो ये क्वेश्चन कराया हुआ है। 104 प्रश्न देखते हैं। बीपीएससी प्रीवियस ईयर का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि टीचिंग वाले से आया बीपीएससी, अपने 67th बीपीएससी, जैसे यहाँ यूपी पीसीएस वगैरह लेवल के पेपर होते हैं ना, वैसे ही वहां पर होता है बीपीएससी मेंस प्री, तो वो पेपर में आपका वो क्वेश्चन आया था ऊपर वाला। 104 प्रश्न देखते हैं। हिंदी भारत के संघ की राजभाषाओं की ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था? तो ये किया गया था आपका प्रारूप समिति के द्वारा। बाकी कुछ ऐसे आंसर हैं जिनमें आंसर ऑफिशियल आंसर की तो वैसे आएगी नहीं, बदल भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो बात हो रही है ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो प्रारूप समिति सही है, स्पेसिफिक कोई दूसरा आंसर निकल जाता है तो वहां पर फिर इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाता है, तो इस तरीके से चीजें बदल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस में भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? तो इसमें आपका यहाँ पर तीनों सही हो जाएंगे, इनमें से एक से अधिक आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका इनमें से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पहले भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? तो किसका था? ये आपका चौहान समिति, पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं ये आपका सही हो जाएगा। इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो कौन इनमें से हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना इनमें से किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये आपकी प्रारंभ की गई थी 2008। अब देख रहे हैं ना कि सिंचाई योजना टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। यही जरूरी है आपको प्रीवियस ईयर का एनालाइज करना। अब यहाँ पर जैसे देखिए रेलवे में क्वेश्चन बहुत आता है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज क्या है? तो ये होती है आपकी 1676 mm, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ब्रॉड गेज होता है, नैरो गेज होता है, नैरो गेज की 1435 होती है। तो रट लीजिएगा दोनों, पता चले इस बार ये पूछ लिया जाए, अगली बार दूसरा पूछ लिया जाए। भाला फेंकने वाला कौन है जिनके पास ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों खिताब है? हर एक छोटे छोटे बच्चे को इनका नाम पता है, वो है नीरज चोपड़ा। ये क्वेश्चन तो कोई सवाल ही नहीं उठता गलत करने का। ध्वनि के मापने की इकाई हजारों बार नहीं लाखों बार बता चुके होंगे, क्यों? क्योंकि बार बार रिपीट होता है आपका कि विद्युत धारा को अगर
मापने के संदर्भ में बात करें या विद्युत धारा की इकाई के संदर्भ में बात करें तो वह एम्पियर हो जाती है। वॉट की अगर बात करें तो विद्युत शक्ति की एसआई इकाई के रूप में आपको देखने को मिलती है। और वोल्ट तो ये भी विद्युत धारा से संबंधित है, जहां पर विद्युत विभव विभवांतर इसमें यूज आता है। तो इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन होगा। ध्वनि के मापने की इकाई डेसिबल होती है। कहते हैं ना कि इतने ध्वनि से ज्यादा कानों के सुनने के लिए योग्य नहीं होती है, तो डेसिबल में हम बोलते हैं कि 50 डेसिबल, 60 डेसिबल। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है, भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया था? 28 मई 2023 को समर्पित किया गया था। ये क्वेश्चन का आंसर पहला वाला हो जाएगा। भारत का चंद्रयान 3, हमने आपको याद होगा टॉपिक वाइज में चंद्रयान 3, 2 सारी डेट इसीलिए बताई थी। एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाना था। 23 अगस्त 2023 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 पूछ लिया गया। आर्टिकल से तो क्वेश्चन आते ही हैं, इन्होंने सबसे पहले ही पूछ लिया, तो एक संघ आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? ये पूरी कहानी बता चुके थे कि किंग जॉर्ज पंचम जो थे, इन्हीं के टाइम में ही आपका दिल्ली राजधानी को लेकर के नींव, दिल्ली दरबार वाला जहाँ 1911 में हुआ था, उसी में ही इसको लेकर के बात हुई थी। यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई थी? ये क्वेश्चन होते हैं जो बिना पढ़े वाले होते हैं, क्योंकि आप इसमें आंकड़े नहीं पढ़ के जाते हैं, तो यहाँ पर आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो लगभग 5 लाख आप जो देख रहे हैं ये आपका सही हो जाएगा। बाकी इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ाए गए वाले में नहीं आते हैं, ये आपके अंधी पर डिपेंड करते हैं कितनी अच्छी किस्मत है आपकी। भारत में G20 का ध्येय वाक्य क्या है? ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है बार बार। वसुधैव कुटुंबकम हर जगह न्यूज में चलता है, तो ये तो गलत होने का सवाल ही नहीं। भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का मुद्रा चित्र मुद्रित है? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। कई बार आपने देखा है 2000 के नोट के पीछे मंगलयान बना रहता है, अब तो बंदी हो गई है। अगला है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए, ये क्वेश्चन भी बेहद आसान, सिस्मोग्राफ आपका हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता, ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब गलत नहीं होंगे। वायु में ऑक्सीजन का परसेंट है, बेहद आसान है, 21%। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? आपको कई बार बताया, समताप मंडल में उड़ता है, क्योंकि किसी भी प्रकार का उस पर आप कहेंगे वर्षा है या टेम्परेचर है प्रभाव ना पड़े। समताप मंडल में समताप आ जाता है, समान ताप, तो हवाई जहाज बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? तो पर्यावरण के लिए जनसंख्या ज्यादा वृद्धि होगी तो पेड़ काटेंगे तो खतरा होगा, तो आंसर आपका वो सही हो जाएगा। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो यहाँ पर ठंडा गर्म में कंफ्यूज हो सकते थे, परंतु ये गर्म रेगिस्तान है। अब यहाँ पर दिमाग लगाने वाला ये है कि जितने ठंडे में रेगिस्तान है वो, जितने गर्म रेगिस्तान है वो रट डालिए। तो ऐसे ही पेपर प्रीवियस लगाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपने बस खाली क्वेश्चन रट लिया। स्वच्छ भारत मिशन कब आरंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती 2014 से स्टार्ट हुआ था, तारीख सही आपको याद हो जाएगा। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है? तो प्रयागराज है, हर बच्चे बच्चे को पता है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? गैर परंपरागत स्रोत आपके वो हो जाएंगे जो कि आपके, और आपका भूतापी ऊर्जा भी हो जाएगा। सीधे सीधे ऐसा समझ लीजिए, वो ऊर्जा के स्रोत जो ना समाप्त हो कभी, तो यही दोनों हो जाएंगे, बायोगैस है, भूतापी ऊर्जा है। और जो परंपरागत स्रोत होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे गैर पारंपरिक स्रोत में सूरज की रोशनी है, हवा है, कहाँ से कभी समाप्त होते हैं। तो आंसर यहाँ पर बी और सी दोनों, यानी इनमें से एक से अधिक आपका हो जाएगा। ईवीएस देखेंगे तो ना, तो आसान है ये, थोड़े से ऊपर के कुछ क्वेश्चन आपको कठिन देखने को मिलेंगे, तो कुछ आसान देखने को मिलेंगे। जनसंख्या घट जाएगी अगर क्या होगा? जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर आपकी कम हो, लोग कम पैदा हो और मृत्यु ज्यादा हो जाए, तो ऐसी संख्या कंडीशन में क्या हो जाएगा? जनसंख्या सीधे सीधे घट जाएगी। जब लोग ज्यादा मर जाएं, जैसे कोविड में था, वहां पर जो जन्म दर थी वो तो चलिए वहीं रुकी हुई है, मतलब वो तो चल रही है, परंतु मृत्यु दर ज्यादा हो गई थी। जब मृत्यु दर ज्यादा हो जाएगी, जनसंख्या सीधी बात है घट जाएगी। अगला, इनमें से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है? तो पीलिया रोग जल जनित होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं कि कौन सा जल जनित है, कौन सा वायु से होता है। इनमें से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो पश्चिमी घाट आपका सही हो जाएगा। बीओडी बायोलॉजिकल, लॉजिकल नहीं, केमिकल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी जो होता है, जिसको कहते हैं जैव ऑक्सीजन की मांग, वो किसकी मात्रा इंगित करता है? तो वो करता है पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपभोग ज्यादा है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं,
कि हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी में आता है, तो ये आपका इनमें से एक से अधिक आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। भोजन, जल, वायु, हर तरीके से ऑप्शन दिया गया है। मल के द्वारा प्रदूषण पानी में मछलियों की मृत्यु हो जाती है, किस कारण से हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी से हो जाती है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? तो प्रदूषण जनित विकार की अगर बात करते हैं तो फ्लोरोसिस जो आप देख रहे हैं ये आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए समाप्त। इसके बाद हमारी स्टार्ट हो गई थी रीजनिंग, जो कि हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं पहले, तो इसीलिए मैंने कहा था उसको आप अलग से देख लीजिएगा। बाकी वीडियो के मेन कमेंट में ये अवश्य बताइएगा सारे क्वेश्चन मिलाने के बाद कि पेपर आपका कैसा क्या रहा था, क्या गलतियां की थी, या जो हमने यहाँ क्वेश्चन को बताए उनमें से कुछ और आपने टिक किया था, या आपको ऐसा भी लग सकता है कि जो हमने यहाँ बताया उसी जगह कोई और आंसर हो सकता है, तो वो चीजें अवश्य बताइए। तो अभी के वीडियो में इतने ही रखते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।